सिक्यूटाग्रोसा तशन्नुजात की चोटी की दवा है और इसके नाम के साथ ही गर्दन का पीछे की तरफ पकड़ना और तरह तरह की तशन्नुजात का तस्वुर ज़हन में उभरता है। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है, किस तरह इसका फ़र्क किया जाता है बाकी दवाओं से। सारा नर्वस सिस्टम असल में इरिटेबल हो जाता है और इसकी अपनी ज़ाती इलामत जो है वो बाकी दवाओं में सब में नहीं मिलती, बाज़ में मिलती है कि नर्वस सिस्टम इतना इरिटेबल के दबाव पड़े तो वो एक्साइट होकर कन्वर्स कर जाता है। प्रेशर ऑन नर्व्स हमेशा एग्रेवेट करता है और वही तशन्नुज शुरू हो जाता है। और दूसरी इलामत इसकी बड़ी नुमाया ये है कि तशन्नुज अमूमन मरकज से किनारों की तरफ हरकत करता है, जो क्यूप्रम और बहुत सी दवाओं के बिल्कुल बरक्स है। आमतौर पर तशन्नुजी कैफियत उंगलियों से या टांगों, पाँवों से, तलवों से या पिंडलियों से शुरू होती हैं और ऊपर तक चढ़ती हैं। इसमें अगर तशन्नुज मेदे में हुआ है तो वो हरकत करता करता बाकी अज़ा में फैलेगा और गले या गर्दन का तशन्नुज भी ऊपर नीचे फिर हरकत करता है। तो मरकज से किनारों की तरफ हरकत आपको सिक्यूटा की याद कराएगी। दो बातें बड़ी नुमाया आपको समझा दी हैं। एक बुनियादी तौर पर आसाब की इरिटेबिलिटी है, आसाब की बेचैनी है जो तशन्नुज पर मुंतज होती है, जिसके नतीजे में इंसान तशन्नुज के लिए तैयार बैठा है और उसको अगर दबाया जाए तो बजाय इसके कि उससे आराम पाए, वो दबाना तशन्नुज का मूजिब बन जाता है। इस पहलू से इसने आपको किसी दवा की याद कराई होनी चाहिए। सिमिसिफूजा में जिस करवट आप लेटते हैं वहां तशन्नुज शुरू हो जाता है, दाईं तरफ या बाईं तरफ। क्यों सर, ठीक है ना या नहीं? याद नहीं, किसी को याद है? ये बात दुरुस्त है गलत? हाँ ठीक। अब स्टमक में मुहावरा इस्तेमाल किया, औरा होता है जब एक चीज आने वाली हो तो उससे साथ एक सनसनाहट सी, एक इर्द गिर्द माहौल में जैसे इर्तियाश पैदा हो गया है, उसको औरा कहते हैं। मतलब चांद के गिर्द हाला जिस तरह होता है उस तरह मेदे के गिर्द एक औरा बनता है और इंसान को लगता है कि ये हिस्सा मेरा मुतहर्रिक हो गया है, हिजान पैदा हो गया है। दिल के गिर्द भी इसमें एक औरा पैदा होता है पहले, और फिर तशन्नुज वहां से शुरू होके बाकी अज़ा की तरफ, मेदे से शुरू होके बाकी अज़ा की तरफ फैलता है। सर की तरफ और थ्रोट की तरफ जो तशन्नुज हो वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, गर्दन से भी नीचे की तरफ जाता है। तो मकसद यही है कि जो इम्पोर्टेंट हिस्से हैं उनसे निस्बतन कम इम्पोर्टेंट हिस्सों की तरफ लहरें चलती हैं। ये दवा जो है इसमें ख़ास तौर पर पुराने जो एलोपैथ्स थे या जड़ी बूटियों के मॉलिज, वो भी इससे फ़ायदा उठाते रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब कुछ स्प्लिंटर नाखूनों के अंदर आ जाए, फंस जाती है जैसे, या टेटनस पैदा हो जाए चीज़ चुभने से, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते थे। और उसमें वाक़ईतन बड़ी मुफीद थी, मगर हल्की डोजेज में। होम्योपैथिक में और ज़्यादा ताकतवर है इन्हीं चीज़ों में। इसको बेलाडोना से भी मुशाबहत पाई जाती है उस किस्म के तशन्नुज में। आसाब को इंजरी के ज़रिए जो तकलीफ पहुंचती है, ज़ख्म के ज़रिए या चोट के ज़रिए, उसके नतीजे में तशन्नुज मुकामी भी पैदा हो जाता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी होता मगर और बीमारियां पैदा होती हैं। तो जब आसाब या नर्व्स को ज़ख्म पहुंचे, चोट लगे, कोई इसमें पेस्ट किया जाए, किसी कांटा चुभे, उसके लिए कौन सी दवाएं आपके ज़हन में उभरनी चाहिए फौरन? हैं?
آنے کا لیڈم خاص طور پر تشنج کا ذکر چل رہا ہے. لیڈم اس کی چوٹی کی دوا ہے. ہیپیریکم آرنیکا اسٹیفیسیگریا یہ ساری روٹا بھی سب سے بات نہیں وہ اور طرح کی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق نروز کی انجری سے ہے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تکلیفیں جو بعض دفعہ تشنج میں بدلتی ہیں بعض دفعہ نہیں. بعض دفعہ ایک جاری درد کی صورت میں بہت شدید تکلیف اس جگہ بے چینی یہاں تک ہی رہتی ہیں مگر سیکیوٹا میں یہ زخم تشنج میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے آدمی کا لیڈم کے بعد آدمی کا لیڈم کے بعد سیکیوٹا بھی پیش نظر رہنی چاہیے. ہیپیریکم بھی میں بتا چکا ہوں وہ بھی انجریز میں بہت اچھی ہے مگر تشنجات کے لیے میرا خیال چوٹی کی دوا وہی ہے لیڈم آدمی کا لیڈم اور یہ